हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपके YouTube चैनल कितना सीखा पाओ। तो आज हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इट मीन्स मोमेंटम के कंजर्वेशन के क्या लॉ हैं, समझे ना, उसके लॉ क्या हैं। तो इसको समझने से पहले हम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लें। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या था? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। क्या था? देखिए, F इज dp अपान में dt। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। देखिए, यहाँ फोर्स जो था एक्सटर्नल था। ये फोर्स क्या था? एक्सटर्नल फोर्स था, एक्सटर्नल फोर्स। ये फोर्स अनबैलेंस था, नॉट बैलेंस। क्या था? अनबैलेंस। सुनो, अब देखिए, तो इसी के हेल्प से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को दिया गया। कंजर्वेशन मोमेंटम क्या है? फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज कंजर्व्ड। इट मीन्स टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज कंजर्व। कब कंजर्व रहेगी? फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। कोई सिस्टम क्या हो? आइसोलेटेड हो। आइसोलेटेड का मतलब होता है व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज आइसोलेटेड सिस्टम। किसी सिस्टम पे जब आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं, अगर लगा भी रहे हैं तो एक्सटर्नल फोर्स क्या है? जीरो है। इसका मतलब बैलेंस फोर्स लगा रहे हैं, है ना। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है? फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम व्हेन देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट द टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज कंजर्व्ड। तो ये कहाँ से आया था? आपको पता चला ना, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अगर आपको नहीं पता है तो देख लीजिए। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। या इसको और सरल में डिफाइन करना चाहते हैं तो किसी ऑब्जेक्ट पे जब हम एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड करते हैं तो उसका मोमेंटम क्या होता है? देयर मोमेंटम विल बी चेंजेज। समझो। अब देखिए, यहाँ पे अगर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स को ही हम क्या कर ले? एक्सटर्नल बैलेंस्ड फोर्स कर ले या नो फोर्स कर ले। तो व्हेन वी अप्लाई डजंट फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट या वी डू नॉट अप्लाई फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट देन इट्स मोमेंटम विल बी रिमेन्स अनचेंज्ड। जब किसी ऑब्जेक्ट पे जब एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स जीरो हो जाता है तो उस समय जो बॉडी का मोमेंटम होता है क्या होता है? कंजर्व होता है। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। समझना, इसे क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब देखिए, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये तो डेफिनेशन हो गया, स्टेटमेंट हो गया। अब इसका प्रूफ क्या है? आपसे कोई पूछ देगा कि इसका प्रूफ क्या है। डेफिनेशन एग्जाम में जनरली पूछा जाता है कि डिराइव द लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो देखिए, आप क्या करेंगे? मान के चलेंगे कोई ऑब्जेक्ट ए है और जिसका मास m1 है और किस वेलोसिटी से मूव कर रही है? u1 से। अब कोई ऑब्जेक्ट भी है और उसका मास m2 है और किस वेलोसिटी से मूव कर रही है? u2 से। देखिए, ये दोनों ऑब्जेक्ट इसमें एक लीनियर में है, समझो, सीधी रेखा में। अब देखिए, लिख लीजिएगा यहाँ पे, इसको लिख दे रहे हैं। देखिए, लेट object which has mass m1 and its velocity
यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी u1, ओके ना, एंड मास m2 इट्स इनिशियल वेलोसिटी u2, ओके ना। अब देखिए यही लिखे हैं, कोई बॉडी है या कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है और उसकी इनिशियल स्पीड या वेलोसिटी क्या है u1 है, और मास m2 है, इसकी इनिशियल स्पीड कितनी है u2 है। अब देखिए यहाँ पे u1 इज ग्रेटर देन u2, जब u1 की वेलोसिटी u2 से अधिक है तो कुछ समय बाद के जाकर क्या होंगे, कोलाइड कर जाएंगे, इन दोनों के बीच क्या हो जाएगा, कोलिजन हो जाएगा, क्योंकि ये स्लो मोशन कर रहा है, तेजी से आ रहा है, तो दोनों का कोलिजन होगा ऑटोमेटिकली। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखिए ये m1 है, इसको a कर लीजिए, ये क्या है b, ये देखिए इसके द्वारा इस पे फोर्स लगेगा। सामान्य सी बात है, जब इसको कोलाइड करेगा तो ये इसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा F। अब देखिए अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो देखिए जब ये इसके ऊपर एक्शन कर रहा है, इसके ऊपर जब फोर्स लगा रहा है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये भी क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, ये बी भी क्या लगेगा, ए को फोर्स लगाएगा। देखिए कितना आ जाएगा एफ बी ए, ओके ना। ये देखिए ये क्या कब की बात है, ड्यूरिंग कोलिजन, कोलिजन के दौरान ये सब हो रहा है। अब देखिए आफ्टर टी टाइम, कुछ समय बाद क्या हो जाएगा, अगर इसको आप ए मान लेते हैं, ये क्या हो जाएगा v1 आई, इसको आप b मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा v, ओके ना। अब देखिए ये ड्यूरिंग कोलिजन है, और ड्यूरिंग कोलिजन मतलब उसके बाद ये क्या है, आफ्टर मतलब बाद में, आफ्टर कोलिजन के बाद वाली स्थिति होगी। अब बिफोर कोलिजन ये स्थिति है, बिफोर कोलिजन, हो गया ना। अब देखिए इसी को पूरा वर्ड में लिखना पड़ेगा, सुनो, इसी को आप वर्ड में लिखना पड़ेगा। देखिए आप कुछ नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, टेक ए बॉडी विच हैज मास m1 विथ इनिशियल वेलोसिटी u1 एंड अनदर बॉडी विथ मास m2 विद इनिशियल वेलोसिटी u2, ओके ना। ड्यूरिंग कोलिजन फोर्स एक्टिंग a body A by a force acting on B body A। देखिए ये FAB का मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, FAB का मतलब होता है फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी B by A। अब देखिए ये FBA का क्या हो जाएगा, फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ए। देखिए ये ए किस पे फोर्स लगा रहा है, बी पे, और ये बी किस पे लगा रहा है, ए पे। यही इसका मतलब है, और कुछ मतलब नहीं है। देखिए फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी बी बाई ए। देखिए सामान्य सी बात है, ये किस पे फोर्स लगा रहा है, इस पे, तो इसको FAB से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और जब ये इस पे लगाएगा तो देखिए FBA, ओके ना, इसी को। अब देखिए इसका यही इस पे लिखना था, आप लिख, इसको नहीं लिख पाएंगे तो मैं लिख रहा हूँ।
देखिए इनिशियल मोमेंटम, भाई वही लिखा रहा हूँ यहाँ पे, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए बॉडी। अब देखिए मोमेंटम क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। देखिए ए का मोमेंटम कितना है, इनिशियल मोमेंटम m1 इंटू e1 कितना आ जाएगा, m1 इंटू e1 हो गया ना। अब देखिए और b का मोमेंटम कितना आ जाएगा, b का मोमेंटम, ये सब इनिशियल निकालना है, इनिशियल मोमेंटम ऑफ बी। तो देखिए बी का क्या है, m2 इंटू u2, m2 इंटू u2 हो गया। अब देखिए ये इनिशियल मोमेंटम है, ये भी इनिशियल मोमेंटम है, ये ए का है और ये बी का है। अब फाइनल मोमेंटम देखिए, फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम ऑफ ए, फाइनल मोमेंटम ऑफ ए देखिए क्या है, यहाँ से यह m1 है, यह m2, m1 इंटू v1, m1 इंटू v1 हो गया। एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ बी देखिए m2 इंटू v2, m2 इंटू v2 हो गया ना। अब देखिए चेंज इन मोमेंटम निकालना है, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, क्या आएगा, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम देखिए क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम कितना है, m2 v2 हो गया ना, m2 v2, पहले एक कर लीजिए, फाइनल मोमेंटम ऑफ ए बॉडी का पहले निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसका भी फाइनल मोमेंटम होगा, इसका भी फाइनल मोमेंटम होगा, पहले इसका निकालेंगे, फाइनल मोमेंटम ऑफ ए का देखिए क्या होगा, m1 v1 माइनस m1 हो गया ना। अब देखिए बी का फाइनल मोमेंटम, बी का फाइनल मोमेंटम यहाँ से बताइए, बी का भी चेंज मोमेंटम निकाल लें, कितना आ जाएगा, m2 इंटू v2 और m1 इंटू u1 हो गया ना, m1 इंटू v1, m1 इंटू v1, यहाँ पे सॉरी m2 इंटू हो गया ना। अब देखिए हमको प्रूफ क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को डिफाइन करने से पहले हम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की बात की है, चर्चा की है। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के हेल्प से यहाँ पे क्या होगा, और इसको मिटा दे रहे हैं, देखिए आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। देखिए वही काम करना, F is directly proportional to rate of change of momentum हो गया ना। यही मेरा यही हो यहाँ पे लिखना है। तो देखिए हम फोर्स निकाल लेते हैं फॉर ए बॉडी, क्या हो जाएगा, देखिए फॉर ए बॉडी निकालेंगे F A
एफ बी ए पे निकालना है तो हमें ए पे किसके द्वारा बी, ए पे कैसे फोर्स लग रहा है, बी लगा रहा होगा, सामान्य सी बात है, एक खुद अपने से लगा तो नहीं रहा होगा, बी लगा रहा है। अब देखिए एफ बी ए हो गया ना, तो बी के द्वारा, देखिए बी के द्वारा ए पे फोर्स लग रहा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे M1 होगा, M2 नहीं होगा, ये M1 होगा, ये V1 होगा, ये M1 U1। क्यों? क्योंकि हमको चेंज इन मोमेंटम किसका निकाल रहे थे, ए का निकाल रहे थे, किसका निकाल रहे थे, ए का। अब देखिए फॉर बॉडी बी या फॉर बी बॉडी, फॉर बी बॉडी क्या होगा, एफ ए बी, एफ ए बी। अब इक्वल टू कितना होगा, बी का चेंज इन मोमेंटम कितना है बोलिए तो, देखिए M2 V2 फिर M2 U2 अपान में T हो गया ना, ये दोनों में T सेम है, ना दोनों में T, क्योंकि यहाँ पे भी T है, ये जो T है ये T दोनों बराबर है, ये मत कहिए ये डिफरेंट है, समझ में ना। अब देखिए ये M1 है, ये V1 है, ये M1 है, ये U1 है। क्यों? क्योंकि ए पर चेंज इन मोमेंटम निकाले थे, ए का जो चेंज इन मोमेंटम हो ये यहाँ पर होगा, और ये बी वाला है तो ये बी वाला हो गया ना। अब देखिए यहाँ से हम न्यूटन थर्ड लॉ का उपयोग करके हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को प्रूव करेंगे। देखिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको मिटा दें, देखिए अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है, न्यूटन का तीसरा नियम क्या है, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, सही ना। वही बात है, देखिए जब बी ए पे फोर्स लगा रहा है तो ए भी बी पे फोर्स लगाएगा, लेकिन शर्त क्या है, अपोजिट में लगाएगा, समझ ना, क्या लगाएगा, अपोजिट में। तो आप क्या करेंगे, एफ बी ए इज इक्वल टू माइनस एफ ए बी हो गया ना। देखिए बी पे जो फोर्स लग रहा है आप इसको उल्टा भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, इस तरह भी आप लिख सकते हैं, जैसे एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए के द्वारा बी पे कितना फोर्स लगा, अब बी उतना ही उसके ऊपर फोर्स लगा। जैसे ए ने बी पे एक्शन किया तो रिएक्शन बी ए पे दिया, और कैसे दिया, उतना ही दिया, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम था उसका, लेकिन डायरेक्शन क्या थी, अपोजिट थी। ये माइनस साइन इज रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ये डायरेक्शन बताता है। अगर ये एक्शन इस तरह का रहा है तो इसका रिएक्शन क्या होगा, इस तरह होगा, समझना। अब यही वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, देखिए क्या हो जाएगा, M2 V2 M2 U2 अपान में T इज इक्वल टू, ये माइनस है। अब देखिए एफ बी ए की वैल्यू क्या है, M1 V1 माइनस M1 U1 अपान में T हो गया ना। अब देखिए आप कुछ नहीं करेंगे, इसको इसी को सॉल्व कर देंगे तो जो चीज़ आएगी वही हमको चाहिए। ये T से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए ये M2 V2 फिर M2 U2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस M1 V1 हो जाएगा और फिर M1 U1 हो जाएगा। अब आप क्या करिए, देखिए M2 V2 और ये माइनस से इधर आएगा क्या होगा, M1 V1 इज इक्वल टू, ये माइनस है तो इधर जाएगा क्या आएगा, M1 U1 प्लस M2 U2। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यही इक्वेशन है। देखिए ये M2 V2 क्या है, फाइनल मोमेंटम है, ये M1 V1 क्या है, फाइनल मोमेंटम है, और M1 E1 क्या है, इनिशियल मोमेंटम है, और M2 U2 क्या है, इनिशियल मोमेंटम। दो बॉडी थी, देखिए ये बॉडी B का है और ये बॉडी A का है,
ये बॉडी ए का है, ये बॉडी बी का है। हो गया ना। तो देखिए यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल कर आया, यहाँ से कंक्लूजन यही निकल कर आया कि टोटल मोमेंटम, ये टोटल मोमेंटम है ना, टोटल मोमेंटम ऑफ टू बॉडी, टोटल फाइनल कर दीजिएगा यहाँ पे, टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ टू बॉडी is equal to the initial momentum of two body। कब इतना लिख देंगे तो ये सेंटेंस अधूरा माना जाएगा। Your sentence is your sentence give not complete sense। सुना, आप ये सेंटेंस अगर इस तरह आंसर दे रहे हैं तो ये अधूरा माना जाएगा, क्योंकि कब ये इक्वल मोमेंटम होगा, when there is no net force acting on any body। ये आप लिखेंगे when there is no net force acting on a body, तब ये सेंटेंस पूरा कंप्लीट माना जाएगा। तो यहाँ से निकल कर क्या आया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यही है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम विल बी कंजर्व, विल बी रिमेन कांस्टेंट, विल बी अनचेंज। आप अनेक तरह से डिफाइन कर सकते हैं, सुना। देखिए कब, जब फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, मैं पहले डिफिनेशन में बोला था, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जिसपे हम एक्सटर्नल फोर्स क्या करें, जीरो कर दें। हाँ, तो और इसका क्या करें देख लें, एग्जाम्पल देख लें। अब ये तो हो गया, अब इसके एग्जाम्पल देख लें कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहाँ कहाँ वैलिड है। सुना, जहाँ जहाँ वैलिड है हम उसको देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल क्या है, रिक्वायर ऑफ वेलोसिटी या रिक्वायर ऑफ बुलेट, रिक्वायर ऑफ बुलेट फ्रॉम गन। कहने का मतलब जब आप गन से, जैसे गन को क्या करते हैं, जब चलाते हैं तो क्या होता है, उसमें से बुलेट निकलती है। तो आप देखे होंगे वो जब बुलेट, जैसे कहने को मैं बना दे रहा हूँ, देखिए इसमें से बुलेट निकल रही है, ऐसी होती है ना। जब इसमें से बुलेट निकलेगी तो ये गन क्या कर रहा है, इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है बुलेट पे। जब बुलेट में फोर्स लगाएगा तो ये गन किधर की तरफ मूव करेगा, इधर की तरफ, और ये किधर मूव करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन से ना। जब ये गन इसके ऊपर, बुलेट के ऊपर जब फोर्स लगा रही है तो बुलेट की स्पीड या वेलोसिटी किधर की तरफ, आगे की तरफ जा रही है, और ये गन की वेलोसिटी किधर की जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। समझना। अब देखिए ये तो गन वाली हो गई। अब कई लोग ये सुने होंगे कि जब सोल्डर्स, जो सैनिक क्या करते हैं, बड़े बड़े बंदूक जब चलाते हैं तो वो क्या करते हैं, बहुत उसको टाइट पकड़े रहते हैं। ऐसा क्यों होता है, वहाँ पे भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम काम करता है। क्यों पकड़े रहते हैं टाइट से, जो ही बुलेट गन से रिमूव होगी तो जितने फोर्स से गन बुलेट पे फोर्स लगा रहा है, गन जितने ऊपर
बुलेट पे फोर्स लगा रहे हैं उतना ही स्पीड से, उतना ही फोर्स से बुलेट ये क्या करेगी, गन पे लगाएगी। तो वो क्या होती है, पीछे का धक्का देता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करता है। जब बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगी, आप टाइट पकड़े नहीं है तो आप चोटिल भी हो सकते हैं, समझे ना। अब देखिए दूसरा क्या है, लॉन्चिंग। लॉन्चिंग किस पे लगेगा, लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट। जब रॉकेट को लॉन्च किया जाता है तो यहाँ पर भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का यूज होता है, यहाँ भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वैलिड है। कैसे देखिए, अब देखिए ये स्मोक मान लीजिए, ये रॉकेट है। देखिए जब रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ, तो ये हॉट गैसेस होते हैं। क्या होते हैं, हॉट गैसेस। तो जब ये ऊपर की तरफ जाता है तो हॉट गैसेस प्रेशर कहाँ की तरफ लगाती हैं, डाउनवर्ड लगाती है। प्रेशर ज़्यादा किधर लगेगा, नीचे की तरफ। ये क्या होगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पे भी मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व रहेगा। यहाँ पे भी मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व रहेगा। समझ ना। अब देखिए तीसरा देखिए, इसके एग्जाम्पल बहुत से हो सकते हैं, सुना, इसके एग्जाम्पल बहुत से हो सकते हैं। मैं कुछ ही एग्जाम्पल बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ, अब इसको डाल दे, चलाने दो। ये हो गया रिकॉइल ऑफ बुलेट फ्रॉम गन, ये लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट हो गया। तीसरा एग्जाम्पल में क्या है, जब कहीं भीषण आग लग जाती है तो हम फायरमैन को बुलाते हैं आग बुझाने के लिए। क्या करते हैं, फायरमैन को बुलाते हैं। तो देखिए वो जब फायरमैन क्या करता है, एक होज जैसे ये पाइप रहता है, आप इसको होज पाइप बोलिएगा, है ना। इसमें वाटर भरा रहता है, तो जब वाटर इसमें से निकलता है तो उसका जो मोमेंटम होता है बहुत हाई होता है, हाई मोमेंटम होता है। मोमेंटम क्या होता है, हाई होता है। तो हाई मोमेंटम के कारण ये क्या करता है, आग को बुझा जाता है। जो एक वाटर पर, जैसे आग वाटर में पड़ती है तो क्या हो जाती है, आग बुझ जाती है। तो देखिए जब ये मोमेंटम इसका हाई है तो ये इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है, तो ये जब इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है तो ये होज या पाइप कहें इसको, ये किधर मूव करेंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में। इट इज डिफिकल्ट टू होल्ड अ होज ऑफ पाइप विद अ फायरमैन। कहने का मतलब ये बहुत कठिन होता है फायरमैन के लिए उस होज या पाइप को क्या करना, होल्ड करना। या फिर एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, इट इज डिफिकल्ट टू होल्ड अ होज पाइप बाय फायरमैन। हो गया ना। क्यों, ये कारण क्या है, ये जब अपवर्ड फोर्स लगा रहा है तो ये क्या होगा, डाउनवर्ड, इसका अपोजिट रिएक्शन होगा। ओके ना। इट इज डिफिकल्ट टू होल्ड अ पाइप, होज पाइप बाय फायरमैन व्हेन ही यूज टू एक्सटिंग्विश फायर। कब जो वो आग बुझाने की कोशिश करता है तो उसको होज या पाइप को होल्ड करने में क्या होती है, कठिनाई होती है। तो वो क्या करता है, टाइट से पकड़ा रहता है, बहुत टाइट से, केयरफुल तरीके से। अगर ये टाइट नहीं पकड़ा रहेगा तो क्या हो सकता है, चोटिल हो सकता है। तो दैट्स ऑल, थैंक यू। अगले वीडियो में हम इसका न्यूमेरिकल करेंगे।